ये धीरे धीरे दानेदार धब्बे धब्बे पहले पीले पीले येलो कलर के धब्बे दिखाई देंगे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, काले हो जाएंगे। पत्ते की तरफ दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो पत्ता बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी ने खा लिया हो छिछला सा। ओस कैसी बूंदें उसमें दिख जाएंगी, छिटक जाएंगी। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय कम होती है जब उसकी चयापचय की क्रिया कम हो जाती है। अगर पौधे में न्यूट्रिशन अच्छा है, सल्फर और कॉपर इन दो तत्वों की अगर बिल्कुल कमी नहीं है, कर देंगे उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। और ये फंगस से जुड़ी ये नहीं बल्कि और कोई भी बीमारी उसमें कम से कम, मतलब आप मान लीजिए कि 98% संभावना घट जाती है, 2% संभावना रहती है आने की। तो उस 2% संभावना को हल्की फुल्की दवा से ठीक किया जा सकता है। दोस्तों नमस्कार, मैं परमात्मा दे और आप देख रहे हैं ग्रेट इंडियन फार्मर। डॉक्टर सीरीज में आज चर्चा कर रहे हैं डाउनी फफूंद की। डाउनी मिड्यूल मतलब कोमल फफूंद, ये इसके नाम है। और इसी संबंध में कोशिश करूंगा कि आपको काफ़ी बारीकी से डिटेल से जानकारी दे दूं। तो जो एक ये डाउनी फफूंद है और दूसरी होती है इसकी खस्ता फफूंद, जो लगभग जो सेम कंडीशन होती है। वो सफ़ेद चूनी फफूंद होती है और ये धब्बेदार फफूंद होती है। तो वीडियो में आपको इमेज दिख जाएगी जिससे आप अपने पौधे में ये पहचान भी कर सकते हैं इसकी कि ये आखिर क्या है। और ये काफ़ी नुकसानदायक और पौधे को मतलब ये भी पूरी तरह आपकी फसल को चौपट करने में समर्थ होती है। देखिए जो बीमारियां हैं वो रोग हैं। तो जो मैं जो बता रहा हूँ इससे इतना ज़्यादा कंफ्यूज भी मत हो जाइएगा कि खेती में इतनी बीमारियां लगती हैं तो ये होगा कैसे। मतलब ये इनका होना अनिवार्य नहीं होता है कि ये हों ही, क्योंकि इनके कई सारे कारण हैं। एक तो ये मौसम समय परिस्थितियों पर निर्भर करता है कि आपकी फसल में जो होने वाली है या नहीं होने वाली है। ये जो डाउनी फफूंद है तो इसका मेरा अपना मानना है कि ये हमारे यहाँ ये भारत की बीमारी नहीं है। मतलब देखिए ये किसी की नहीं है, ये मेरी अपनी सोच है। जहाँ तक मैं इसके बारे में जानकारी जुटाने के बाद मैं जो समझ पाया कि मुझे ऐसा लगता है कि जो बाहर से जो सीड आता है, जैसे इसके पहले इसका कहीं कोई रिकॉर्ड नहीं है। हमारे यहाँ जो पहले जो खेती होती थी, पुराने ग्रंथों में जो खेती के जो तरीके हैं उनमें इस तरह की ये डाउनी फफूंद की बीमारी का कोई मतलब नहीं दिखाई देता कि ये पहले होती थी। पहले जो बीमारी आती थी वो तुषार उसार वगैरह ये होता था, पर ये डाउनी जो फफूंद होती है ये तुषार से थोड़ा अलग होती है। तुषार एक झटके में फसल को कमज़ोर करता है। ये धीरे धीरे दानेदार धब्बे धब्बे पहले पीले पीले येलो कलर के धब्बे दिखाई देंगे, फिर वो धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे, काले हो जाएंगे। पत्ते की तरफ दूसरी तरफ जब आप देखेंगे तो पत्ता बिल्कुल ऐसे लगेगा जैसे किसी ने खा लिया हो छिछला सा। ओस कैसी बूंदें उसमें दिख जाएंगी, छिटक जाएंगी। तो इसका जो मूल कारण होता है ये मतलब होती क्यों है, तो जैसा मैं अभी बता रहा था कि ये बाहर से संभवतः उसी में आई, क्योंकि जो देसी सीड होते हैं, जो देसी वेराइटियाँ जो होती हैं उनमें आज भी ये कम मात्रा में लगती है। पर अब पहले बिल्कुल नहीं लगती थी, पर अब ये होने लगी है। तो कहीं ना कहीं इसका बैक्टीरिया रह जाता है, वातावरण में ये आ जाती है और क्योंकि ये धीरे धीरे हवा के माध्यम से भी फैलती चली जाती है। तो ये एक कारण है जो किसी तरह से ये हुई। ये होती कैसे माहौल में है, पहले इसको समझ लेते हैं। तो देखिए इसके लिए माहौल वही है जो आपने पिछले वीडियो में देखा, खस्ता फफूंद का पाउडरी जो फफूंद होती है, जो पाउडर जैसा होता है और सेम कंडीशन में होती है। जो मतलब इसके लिए ठंडा वातावरण होना चाहिए, 22 से 25-20 ऐसे वाले टेम्परेचर में ये अच्छी खासी पनपती है। और ये ज़्यादातर जो जिन फसलों में ये प्रकोप करती है वो फसलें होती हैं बेल वर्गीय। बड़े बड़े पौधों में इसको देखने के लिए बहुत कम इत्तेफाक से कहीं देखने को मिलेगा, और खड़ी जो फसल होती है उनमें भी कम देखने को मिलता है। लेकिन बेल वर्गीय फसल जैसे कद्दू, खीरा,
में सबसे ज़्यादा आता है। कुछ फसलें हैं जो जैसे कभी कभी पालक या सोयाबीन में ये हो सकती है, लेकिन ये वहाँ जहाँ टेम्परेचर एक सामान्य रहता है वहाँ ज़्यादातर, और बताया नहीं 25 के आसपास के इर्द गिर्द के टेम्परेचर, 25 से नीचे वाले टेम्परेचर में ये ज़्यादा पनपती है। और जो इसका जो प्राकृतिक इलाज होता है, देखिए ये ज़्यादातर प्रभावित करती है पत्तों को। तने में कम होगी, कम दिखाई देगी, पर ये पत्तों को पूरी तरह जब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते पूरी तरह खा सकती है, नष्ट कर सकती है। तो तना लकड़ी पूरा तना बस ऐसे वैसे बेल जैसी रह जाएगी, जल जाएगा और उसका फलन उत्पादन प्रभावित हो जाएगा। जो सर्दियों में ज़्यादातर लेट, जैसे इसको लोग ज़्यादातर लेट ब्लाइट का नाम दे देते हैं, जो समझ नहीं पाते हैं कि ये डाउनी फफूंद है तो उसे लेट ब्लाइट का नाम दे दिया जाता है, पर ये होती डाउनी फफूंद है। और लेट ब्लाइट के लक्षण भी इसी तरह होते हैं। इन्हीं चीज़ों को, ये झुलसा वुलसा, इन्हीं सबसे मिलकर ये इसका नाम झुलसा बना है। और जो इसका मूल कारण होता है कि मतलब पौधे में ये पनप कैसे जाती है, मतलब जैसे जैसे सर्दी का मौसम मिला और ये पौधे में पनप गई, तो मेन बात वही है जो मैं अक्सर बताता हूँ कि टेम्परेचर डाउन हुआ, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कम हुई, पौधे ने न्यूट्रिशन की सप्लाई को कम कर दिया। जब न्यूट्रिशन की सप्लाई कम होगी तो ये विकास कर लेगी। पौधे में रोग प्रतिरोधक क्षमता उस समय कम होती है जब उसकी चयापचय की क्रिया कम हो जाती है। अगर पौधे में न्यूट्रिशन अच्छा है, सल्फर और कॉपर, इन दो तत्वों की अगर बिल्कुल कमी नहीं है, तो पौधा ये संभव है, हो सकता है आए, लेकिन अजी विकास नहीं कर पाएगी, आएगी वही ख़त्म हो जाएगी, पौधे का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगी। लेकिन अगर किसी भी तत्व की जरा सी भी कमी है तो ये हो जाएगी। या जैसे आपने पहले कभी कॉपर या सल्फर का स्प्रे किया है, तो अगर वो थोड़ा बहुत पड़ा है, पत्तियों पर चिपका विपका है, तो ये नहीं आएगी, फिर ये मतलब ये स्टार्ट ही नहीं होगी। और इसका जो मूल जिम्मेवार होता है कि जी मतलब कैसे होती है, तो उसके लिए आप समझ लीजिए कि वही सिस्टम है। ज़्यादातर जो सब्जियां मिट्टी में डरी होंगी, जैसे बेल जमीन में होगी, तो ये ज़्यादा विकास करेगी। मतलब सघन घना होना, उसमें हवा न जाना, प्रकाश न जाना, ये इसका एक कारण होता है। धूप न लगना, इसकी वजह से ये फैलता है। जो इसका जैविक नियंत्रण होता है, तो जैविक नियंत्रण को आप उसे प्राकृतिक नियंत्रण कह सकते हैं। ऐसे कोई जैविक कीटनाशक नहीं, वो फंगीसाइड नहीं है जो इसको नष्ट कर सके, इसकी ऐसी कोई क्लियर दवा नहीं है। और रासायनिक दवाएं भी इसको पूरी तरह से ख़त्म कर सकें, इसकी भी कोई गारंटी नहीं होती है, पर काफ़ी हद तक इसका नियंत्रण किया जा सकता है। सही नियंत्रण और शुद्ध उपचार वही होता है कि आप जैसे बेल वर्गी फसल है तो आप उसकी बंधाई कर दें, मिट्टी से संपर्क मत रखें, बेड पे लगाएं तो जो सिंचाई का जो पानी है वो तने पे ना लगे। इसके लिए भी ये बहुत ज़्यादा जिम्मेवार होती है। जैसे बेल अगर तना अगर पानी में भीगा या पत्ते पानी में भीगे, नमी पड़ी रही, ओस हुई, कोहरा हुआ, पौधे में हवा ना लगी, काफ़ी लंबे समय तक पौधा गीला बना रहा, तो ये तेज़ी से विकास कर जाएगी। और इसके लिए होना क्या चाहिए कि जैसे बेल वर्गी फसल है, ये खीरा को बहुत ज़्यादा नुकसान करती है, तो जैसे जैसे बेल आगे बढ़ती जाए और उसकी फ्रूट सेटिंग होती जाए, तो आगे आगे बढ़ती जा रही है, तो पुराने वाले पत्तों को जो झाड़ झंकार ज़्यादा करते हैं उनको काटते रहना चाहिए। काटते जाइए, निकालते जाइए, फेंकते जाइए, खाद गड्ढे में डालते जाइए, खाद बनती जाएगी। जानवरों को ना खिलाएं तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि वो जब हम बेल वर्गी सब्जी वर्गी पत्तियों में काफ़ी दवाएँ डालते हैं तो वो हानिकारक भी हो सकती हैं। पर जितना हवा प्रकाश की व्यवस्था आप कर देंगे, जितनी धूप की व्यवस्था आप पौधे के लिए कर देंगे, उतना ज़्यादा उत्पादन होगा। और ये फंगस से जुड़ी ये नहीं बल्कि और कोई भी बीमारी उसमें कम से कम, मतलब आप मान लीजिए कि 98% संभावना घट जाती है, 2% संभावना रहती है आने की। तो उस 2% संभावना को हल्की फुल्की
दवा से ठीक किया जा सकता है। इसमें जो सबसे कारगर दवा होती है वो होती है कॉन्टैक्ट फंगिसाइड। कॉन्टैक्ट का मतलब होता है जैसे कॉपर हुआ, सल्फर हुआ, कोसाइड हुआ, COC का इस्तेमाल आप कर सकते हैं, कॉपर हाइड्रोक्साइड का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, बोर्डो मिक्सचर का आप इस्तेमाल कर सकते हैं, मतलब कॉपर सल्फेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, मेटल एक्जेल प्लस मैनकोजेब का इस्तेमाल कर सकते हैं, सिंगल मैनकोजेब भी आप इसमें डाल सकते हैं। पर इसे समझिएगा, थोड़ा सा इस विषय पर थोड़ी और चर्चा करना चाहूँगा कि ये देखिए, ये जो चीज़ें मैंने जो बताई हैं ये सब फंगिसाइड इनके नाम है, पर ये सब एक न्यूट्रिशन वैल्यू है। जैसे जो मैनकोजेब मानेब जिनेब होता है, ये भी एक इन्हीं तत्वों से बनता है। तो अगले वीडियो में मैं इसकी चर्चा करूँगा, तो अगला भाग इसका जरूर देखिएगा। मैनकोजेब प्लस मेटल एक्जेल पर चर्चा करूँगा, और आप जब इसकी चर्चा देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यार ये तो हमारे इर्द-गिर्द होता है, हमारे पास में है। और इसको दूसरे तरीके से जब बना के कंप्लीट किया जाता है तो वो फंगिसाइड का काम करता है, और होता ये वही न्यूट्रिशन है जो न्यूट्रिशन हम पौधों को उपलब्ध कराते हैं, जिनके बारे में किसान ज़्यादातर, मतलब कम से कम सोचता है, ज़्यादातर सोचता ही नहीं है कि पौधे को इन तत्वों की ज़रूरत होती है। तो ये एक तरीका है इसको ठीक करने का। सबसे बेहतर और बेस्ट तरीका वही है जो मैं पहले कई बार बता चुका कि आप न्यूट्रिशन वैल्यू को कंप्लीट करिए, पौधे की उचित दूरी रखिए, हवा पानी की व्यवस्था करिए, तो आप 98% बीमारियों से बचेंगे और बढ़िया उत्पादन लेंगे। फ्रूट सेट अच्छा होगा, उत्पादन बढ़िया होगा, आपको मार्केट अच्छा मिलेगा, और इन तरह की बीमारियों से आप बच जाएंगे। हालांकि डाउनी मिडूल जो सफ़ेद फफूंदी होती है वो खस्ता फफूंदी का प्रकोप ज़्यादा मात्रा में होता है, इसका प्रकोप कम होता है। तो जैसे देखिए, लेट ब्लाइट और अर्ली ब्लाइट क्या होती है, किसी भी फसल को किसी भी सीजन में जब आप जल्दी बो देते हैं तो वो उसका अर्ली ब्लाइट हो जाता है। जैसे मान ली बरसात के सीजन में अगर जल्दी बोना है, हमने गर्मियों में जुलाई उलाई में बो दिया, तो उसमें जो पहले आएगी वो अर्ली होगी, जो बाद में आएगी वो लेट हो जाएगी। सर्दियों में अगर हमने कोई चीज़ पहले बो दी तो पहले आ गई, जैसे आलू उस सीजन में होता है, तो अगर पहले है तो वो अर्ली हो गई, वो बाद में जो आएगी वो लेट हो गई। पर ये जो अर्ली और लेट जो है होता है वो यही बीमारियां होती हैं। मतलब आप उसको ज़्यादातर ये डाउनी फफूंद ऐसा कह सकते हैं कि उससे मिला जुला उसी से संबंधित चीज़ें होती हैं ये, और ये उसी के इर्द गिर्द का काम है। और ये जो दवा हैं वो यही है, इनमें आप सिस्टमेटिक दवाओं का उपयोग भी कर सकते हैं। जैसे सिजेंटा की जो कमाल की दवा होती है एम स्टार, एजॉक्सीस्ट्रोबिन, आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके अलावा और भी जो फंगिसाइड उनका इस्तेमाल कर सकते हैं, पर सस्ते में और सबसे कारगर दवा होती है कवच, जो सिजेंटा की आती है। तो आप कवच का इस्तेमाल कर सकते हैं। कवच में ढेर सारे टेक्निकल होते हैं और कमाल की होती है, और सस्ती भी है, और सारे गुण उसमें होते हैं। कॉन्टैक्ट भी काम करती है, सिस्टमेटिक भी काम करती है, बॉन्ड स्पेक्ट्रम भी होती है, मतलब सब तरह से कह सकते हैं आप उसको काम कर सकती है। तो एक ये दवा है, इनमें से किसी एक का उपयोग करेंगे तो ये काफ़ी हद तक आपको फ़ायदा पहुंचाएगी और लाभ करेगी। तो ये जानकारी थी जो मेरे पास थी डाउनी फफूंद की, कोमल फफूंद की, तो मैंने आपको दी। जानकारी कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, चर्चा होगी मैनकोजेब प्लस मेटल एक्जेल की, मतलब मानेब और जिनेब की। नमस्कार।